स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने शुरू करवाया था 11th केमिस्ट्री का पहला यूनिट जिसका नाम था रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। उसमें हमने पदार्थों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था, पदार्थों का भौतिक वर्गीकरण थोड़ा सा समझा था, पदार्थों का रासायनिक वर्गीकरण पढ़ा था। अब ये वीडियो उसी वीडियो का उसी चैप्टर का पार्ट 2 होने वाला है। इसमें वर्गीकरण को थोड़ा सा विस्तार से हम लोग समझेंगे। तो आइए चलते हैं। तो ये पहले यूनिट का सेकंड पार्ट होने वाला है। तो सभी कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा साथ ही साथ अपने नोट्स बनाते चलिएगा। तो दोस्तों यहाँ हम विस्तार से पढ़ेंगे और सबसे पहले नंबर 1 पर है पदार्थों का भौतिक वर्गीकरण। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि भौतिक वर्गीकरण की 3 अवस्थाएं होती हैं। 3 अवस्थाएं मैंने बताई थी, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ठोस अवस्था के बारे में। ठोस अवस्था इसको बोलते हैं अंग्रेजी में सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट। तो बच्चों इसमें क्या है, जो ठोस अवस्था हमारी होती है पदार्थ की, उसमें पदार्थ का आकार एवं आयतन निश्चित होता है। आकार एवं आयतन क्या है, निश्चित होता है। ठीक है, अब जैसे मान के चलिए आकार और आयतन निश्चित होने से क्या है, देखो आयतन बोलते हैं कि कोई भी पदार्थ जितना स्थान घेरता है उस स्थान को पदार्थ का आयतन बोला जाता है। ठीक है, तो इसका ठोस जो अवस्था हमारी होती है, इसका आकार और आयतन बिल्कुल निश्चित होता है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। मान के चलिए हम किसी भट्टे पे गए और वहां से हमने बच्चों एक ईंट खरीद ली। ठीक है, भट्टे पे से हमने ईंट खरीद ली। तो भट्टे पे से जब हम ट्रॉली में या ट्रॉले में किसी वाहन में ईंट को लोड करेंगे, तो लोड करने से पहले भी आकार उसका वही रहेगा। लोड करके जब भट्टे में से ट्रॉली में लोड होकर के हमारे घर आ जाएगी, तब भी उसका आकार वही रहेगा, उसका आकार बिल्कुल चेंज नहीं होगा। और ईंट को जब हम दीवार में लगा देंगे, फिट कर देंगे, तब भी उसका आयतन वही रहेगा। ठीक है, और आकार भी इसका, आकार और आयतन दोनों ही वही रहेंगे। ना तो इसके आकार में कोई परिवर्तन आएगा और ना ही इसके आयतन में कोई परिवर्तन आएगा। तो मतलब यही है कि ठोस पदार्थ जो भी होते हैं उनके आकार और आयतन उनका निश्चित होता है। अगला पॉइंट लिखिए इसमें बच्चों, ठोस के कण जो होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। ठोस के कण जो होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारा कोई ठोस है तो इसके कण बिल्कुल बिल्कुल नजदीक होंगे, पास पास होंगे बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हुए होंगे। ठीक है बेटा, तो ठोस पदार्थ जो होता है उसके कण बहुत पास पास होते हैं। अच्छा, अगला पॉइंट है इसमें कि ठोस के कण जो होते हैं बेटा केवल कंपन कर सकते हैं। ठोस के कण केवल कंपन कर सकते हैं। अपने स्थान को छोड़कर कहीं भी आ जा नहीं सकते। अभी जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया था, इसमें ये ठोस के कण थे। मान लो ये इसके ठोस के कण हैं इसमें। अब जब इस पदार्थ पर कोई बाहरी फोर्स लगाएंगे, है ना, मान लो ये ईंट है, इसको उठा के मैंने पटक दिया, तो इसके जो कण हैं वो बेटा ऐसा नहीं करेंगे कि वो इस ईंट के आयतन को
छोड़ करके आयतन से बाहर निकल जाएं, ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि इसी इसी क्षेत्र में रहते हुए अपनी ही जगह पे ठोस के कण क्या है, थोड़ा सा कंपन जरूर करेंगे। तो ठोस के कण जो होते हैं वो केवल कंपन कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा कि ये कण निकल के यहां पहुंच जाए या ये कण निकल के यहां आ जाए, ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो ठोस के कण केवल कंपन कर सकते हैं। अच्छा, अगला पॉइंट है, ठोस के कण जो होते हैं बेटा, उनके बीच में आकर्षण बल अधिक होता है। ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है। ठोस के कणों के बीच में क्या है, आकर्षण बल अधिक होता है। ठीक है, आकर्षण बल अधिक होता है, तभी ये आपस में पास पास रहते हैं। ठीक है, जो भी अभी कण बताए थे मैंने, तो ठोस के कण जो होते हैं उनके बीच में आकर्षण बल अत्यधिक होता है, और आकर्षण बल होने की वजह से ये कण क्या है, आपस में एक दूसरे के पास पास बने रहते हैं। ठीक है बेटा, तो ठोस के जो कण होते हैं इनमें इनके कणों के बीच में आकर्षण बल अधिक होता है। इसका एग्जांपल लिख लो, जैसे लकड़ी, कांच, ईंट आदि। ठीक है, अब इसका बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि इससे आगे हम पढ़ाएं। ठोस अवस्था क्लियर है? ठोस अवस्था में बेटा आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। इसके आकार भी चेंज नहीं होता ठोस पदार्थ का, और आयतन भी चेंज नहीं होता है। इसके कण बहुत पास पास होते हैं। ठोस के कण केवल कंपन कर सकते हैं, एक अपनी जगह को छोड़ करके नहीं जा सकते हैं, और कणों के बीच में आकर्षण बल अधिक होता है। कण बहुत पास पास होते हैं। एग्जाम्पल लकड़ी, कांच, ईंट, etc। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको मिटा देते हैं। अच्छा बच्चों, ओके बेटा, मिटा देते हैं फिर, है ना। अब बेटा नंबर 2 पर है, दूसरी अवस्था है पदार्थ की, भौतिक अवस्था, द्रव अवस्था। द्रव अवस्था, इसको बोला जाता है लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट, ठीक है, द्रव अवस्था। तो इसमें देखते हैं, तो देखो ठोस का बेटा आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार या आकृति अनिश्चित होती है। ठीक है, द्रव का आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकार या आकृति अनिश्चित होती है। आयतन कैसे निश्चित होता है बेटा, जैसे मान लो मैं किसी डेयरी पे गया, वहां से दूध लिया मैंने 1 लीटर, ये एक पॉलीथीन है और इसमें दूध लिया था मैंने 1 लीटर। ठीक है, अब इस दूध को मैं घर लेकर आ गया। अब चाहे मैं इसको किसी जग में डाल दूं, ठीक है, तो भी ये इसका आयतन 1 लीटर ही रहेगा, या मैं किसी बड़े से भगोने में डाल दूं, फिर भी ये 1 लीटर ही रहेगा।
ऐसा नहीं होगा कि ये पूरे भगोने को घेर ले, ठीक है। 1 लीटर ही रहेगा और 1 लीटर जितनी जगह में आता है उतनी जगह में ये आ जाएगा। ये भगोना मान लो 10 लीटर का भगोना है, मतलब पूरा जब ये भरेगा तो 10 लीटर में भरेगा। तो ये जो 1 लीटर दूध हमने इसमें डाला है तो ये इस पूरे भगोने को भर नहीं पाएगा। कहने का मतलब उतने ही स्थान में आ जाएगा जितने स्थान में यहाँ पर 1 लीटर लिक्विड कोई द्रव पदार्थ आता है। तो कहने का मतलब द्रव का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार या आकृति अनिश्चित होती है। अब आयतन यहां समझ लिया हमने कि इस 1 लीटर को हम किसी भी बर्तन में डाल दें ये 1 लीटर ही रहेगा, इसका आयतन निश्चित रहेगा। लेकिन आकार और आकृति अनिश्चित ऐसे हो जाएगी कि पहले जब मैंने इस दूध को एक पॉलीथीन में लिया था तब इसने अपना शेप कर लिया था पॉलीथीन जैसा। वहां से आकर के मैं मान लो इसको एक लोटे में डाल देता हूं, ठीक है, तब इसका आकार हो जाएगा लोटे जैसा। इसके बाद मान लो मैंने इसको मैंने इसको भगोने में डाल दिया तो इसका आकार भगोने जैसा हो जाएगा। किसी 1 लीटर वाले बड़े से गिलास में डाल दिया तो इसका आकार एक मतलब ग्लास जैसा हो जाएगा। तो जैसे भी बर्तन में इस 1 लीटर दूध को कर देंगे हम, 1 लीटर दूध को डाल देंगे, उसी बर्तन जैसा आकार ये दूध ले लेगा, ठीक है। तो इसका आकार अनिश्चित होता है, ये कैसा भी शेप बना सकता है बर्तन के हिसाब से, लेकिन आयतन निश्चित होता है, रहेगा वो 1 लीटर ही। ठीक है बेटा, इतना क्लियर है। आगे चलते हैं, चलिए। अच्छा, अगला पॉइंट है बेटा, देखो इसके जो कण होते हैं द्रव के, वो द्रव की सीमा के अंदर कहीं भी घूम सकते हैं। ठीक है, द्रव के कण जो होते हैं वो द्रव की सीमा के अंदर कहीं भी घूम सकते हैं। जैसे मान लो ये हमने एक गिलास यहां पानी फैला दिया है, ठीक है, 1 गिलास कह लो या 1 लीटर पानी कह लो। अब इसमें पानी में कुछ कण भी हैं, कुछ कण क्या सभी कण ही हैं, कणों से ही तो बना है पानी। तो पानी के जो कण हैं बेटा, वो इसमें द्रव में ऐसा हो जाता है कि यहाँ का जो कण है वो यहाँ आकर के घूम सकता है, यहाँ का कण यहाँ भी जा सकता है, यहाँ से कोई कण यहाँ आ सकता है, इस तरह से हो सकता है। मतलब कण जो होते हैं वो द्रव की सीमा के अंदर कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने का है कि वो अब ये जो इसकी सीमा बनी हुई है इस सीमा को छोड़ करके जैसे यहां से कोई कण इधर आ जाए यहां निकल करके, ऐसा नहीं होगा, रहेगा वो अपनी बाउंड्री के अंदर ही। ठीक है, जितनी जगह में वो पानी फैला हुआ होगा उस जगह के अंदर ही वो रहेगा कण। लेकिन ऐसा हो जाता है कि यहां से यहां वाला कण यहां आ सकता है, यहां वाला कण यहां जा सकता है, इतना हो सकता है, रहेगा वो अपनी सीमा क्षेत्र में ही, अपने सीमा क्षेत्र में ही रहेगा। ठीक है, तो द्रव के कण जो होते हैं वो अपनी सीमा के अंदर कहीं भी घूम सकते हैं। अच्छा, इनके कणों के बीच में क्या है बेटा, आकर्षण जो होता है वो ठोस के कणों से कम होता है। अगला पॉइंट है कणों के बीच आकर्षण। ठीक है, द्रव के कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है वो ठोस के कणों से कम होता है। ठोस के कण जो होते हैं वो अत्यधिक नजदीक होते हैं आकर्षण बल की वजह से, जबकि द्रव के जो कण होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं
और क्योंकि इनमें आकर्षण बल नहीं पाया जाता है, ठीक है, मतलब कम होता है, कम पाया जाता है लेकिन कम पाया जाता है। ठोस के कणों की अपेक्षा बहुत कम इसके अंदर आकर्षण बल होता है। अच्छा, ठीक है, तो इसमें इतना ही है। इसके एग्जाम्पल देख लो, जैसे दूध, ठीक है, पानी और एल्कोहल भी डाल लो, एल्कोहल, शराब, ठीक है, एटीसी। तो बच्चों ये समझ में आया, मतलब द्रव अवस्था जो हमारी होती है उसमें आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार या आकृति अनिश्चित होती है, वो मैंने आपको समझा ही दिया। कण, जो द्रव के कण होते हैं वो द्रव की सीमा के अंदर कहीं भी घूम सकते हैं, ठीक है, लेकिन अपनी सीमा को छोड़ करके नहीं जाएंगे, रहेंगे उस सीमा में ही। कणों के बीच आकर्षण जो होता है, आकर्षण बल, वो ठोस के कणों से कम होता है, मतलब द्रव के कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो ठोस के कणों से कम होता है, जैसे दूध, पानी, अल्कोहल, ईटीसी। ठीक है बेटा, ये द्रव अवस्था कंप्लीट है। अब यहां से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिससे कि आगे पढ़ाते हैं। ओके बच्चों, ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए चलते हैं, मिटाते हैं इसको, है ना। बच्चों अगली अवस्था है गैस अवस्था या गैसीय अवस्था। ऐसे करके डाल लो, कैसे भी डाल लो, या एबीसी कर लो या कुछ भी, ठीक है। गैसीय अवस्था, गैसियस स्टेट। ठीक है, गैसीय अवस्था या गैसियस स्टेट। तो बच्चों इसमें पहला पॉइंट है कि गैसीय अवस्था जो होती है उसका आयतन एवं आकृति दोनों अनिश्चित होती हैं। आयतन और आकृति दोनों अनिश्चित होती हैं। अनिश्चित होती हैं, ठीक है, आयतन और आकृति दोनों ही क्या है, अनिश्चित होती हैं। अब आयतन और आकृति दोनों अनिश्चित कैसे होती है बेटा, जैसे मान लो ये एक सिलेंडर है गैस का, इसमें गैस भरी हुई है, ठीक है, इसका आयतन है 5 लीटर, मतलब 5 लीटर गैस इसमें आ सकती है, और ये गैस से फुल भरा हुआ है, मतलब 5 लीटर गैस इसके अंदर है, ठीक है। अब यहां एक कमरा बना हुआ है जिसका आयतन है 10,000 लीटर, 10,000 लीटर। तो यदि मैं इस 5 लीटर गैस को इस 10,000 लीटर गैस के आयतन वाले कमरे में मैं छोड़ देता हूं, तो ये जो गैस है ये पूरे कमरे में फैल जाएगी, क्योंकि गैस के जो कण होते हैं उनके बीच में आकर्षण बल पाया नहीं जाता है, और कण इधर उधर घूमने वाले होते हैं, ये आसपास रहते ही नहीं है, ये पूरे कमरे में ये गैस फैल जाएगी। अब जब पूरे कमरे में ये गैस फैल गई है तो इसका आयतन भी तो बढ़ गया, आयतन भी तो इसका चेंज हो गया। जब 10,000 लीटर वाला कमरा इसने घेर लिया है तो इसका आयतन कितना हो गया, 10,000 लीटर। तो इस गैस का आयतन कितना हो गया, 10,000 लीटर हो गया, क्योंकि इसने 10,000 लीटर वाले कमरे को पूरे को कवर कर लिया है, पूरे को अंदर से घेर लिया है। तो इसलिए गैस का आयतन जो होता है वो अनिश्चित होता है, और आकृति भी इनकी क्या है, अनिश्चित होती है। पहले
इसको मैंने 5 लीटर वाले सिलेंडर में डाला हुआ था, तो इसके अंदर से आकृति क्या थी, सिलेंडर के आकार की। अब ये कमरे में मैंने डाल दिया है इस गैस को, तो अब इसने रूप ले लिया है कमरे का। किसी दूसरे बर्तन में आप डाल दो, ठीक है, तो उस जैसा ये अपना रूप ले लेगी। तो गैसीय अवस्था जो होती है बेटा, इसमें आयतन और आकृति दोनों ही अनिश्चित होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखते हैं। इसके कण जो होते हैं वो सबसे अधिक दूरी पर होते हैं तीनों अवस्थाओं में। गैस के जो कण होते हैं वो तीनों अवस्थाओं में सबसे अधिक दूरी पर होते हैं। ठीक है बेटा, गैस के कण सबसे अधिक दूरी पर होते हैं। इसके कण जो होते हैं वो घूमने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं। गैस के कण घूमने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, मतलब ये अभी मैंने कमरा आपको बताया था कि इसमें गैस भरी हुई है। तो जैसे मान लो गैस का ये कण है, तो बेटा ये यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है, यहाँ का कण यहाँ आ सकता है, यहाँ का कण यहाँ आ सकता है, ये कण यहाँ पहुंच सकता है, यहाँ से यहाँ आ सकता है। तो ये घूमने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। और कमरा अगर खुला हुआ हो तो कमरे से बाहर भी निकल जाएंगे, गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो गैस के कण जो होते हैं वो घूमने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं। अच्छा, इनमें आकर्षण बल बिल्कुल ना के बराबर होता है। आकर्षण बल लगभग शून्य होता है, लगभग शून्य होता है। ठीक है, गैस के कणों के बीच में आकर्षण बल भी लगभग शून्य होता है। इतना कोई खास आकर्षण बल होता नहीं है। जैसे मतलब जो आकर्षण बल द्रव अवस्था में था या ठोस अवस्था में था, उस हिसाब से आकर्षण बल नहीं होता, लगभग शून्य ही होता है। ठीक है, जैसे वायु, ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, etc। ठीक है बेटा, तो समझ में आया गैसीय अवस्था क्या होती है। इसका आयतन और आकृति दोनों अनिश्चित होते हैं। ठीक है, आयतन भी चेंज हो जाता है और आकृति भी इसकी चेंज हो जाती है। इसके जो गैसीय अवस्था के कण होते हैं वो सबसे अधिक दूरी पर होते हैं। कण घूमने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। कणों के बीच में आकर्षण बल लगभग शून्य होता है गैसीय अवस्था में। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ बच्चों, अब ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ले लो, फिर इससे आगे पढ़ते हैं। चलिए बेटा, मिटा देते हैं इसको। अच्छा, एक नोट डालो, चलिए एक नोट डालिए। इसमें लिखना है पदार्थ की 2 नई अवस्थाएं खोजी गई हैं।
दो नई अवस्थाएं खोजी गई हैं। पदार्थ की दो नई अवस्थाएं खोजी गई हैं जो कि क्या है, सामान्य ताप पर नहीं पाई जाती। जो कि क्या है, सामान्य ताप पर नहीं पाई जाती। पदार्थ की दो नई अवस्थाएं खोजी गई हैं ठोस द्रव गैस के अलावा, जो कि क्या है, सामान्य ताप पर नहीं पाई जाती। ठीक है, एनटीपी पर नहीं पाई जाती। तो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? पहली है प्लाज्मा। प्लाज्मा, ठीक है। और दूसरी अवस्था है पदार्थ की बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, पदार्थ की दो नई अवस्थाएं खोजी गई हैं जो कि क्या है, सामान्य ताप पर नहीं पाई जाती। पहली अवस्था है प्लाज्मा और दूसरी है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। प्लाज्मा प्लाज्मा होता है जैसे मतलब सूरज में जो पदार्थ पाया जाता है ना, सूर्य की सतह पर, वो प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो इनको उतारिए, इससे आगे करते हैं। अच्छा बच्चों एक बात बताइए, गैस और वाष्प, वाष्प शब्द सुना है आपने? वाष्प, भाप बोलते हैं इसको, भाप। ठीक है, एक होती है गैस। इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में क्या अंतर है? चलो इसके बारे में ही थोड़ा सा समझते हैं। वाष्प और गैस, गैस के अंतर के बारे में समझते हैं। तो देखो, यहां हेडिंग डालिए, गैस एवं वाष्प में अंतर। ठीक है, इसमें लिखना है बच्चों, जब कोई पदार्थ जब कोई पदार्थ साधारण ताप पर गैसीय अवस्था में जब कोई पदार्थ साधारण ताप पर गैसीय अवस्था में पाया जाता है तो उसे गैस कहा जाता है। जब कोई पदार्थ साधारण ताप पर गैसीय अवस्था में पाया जाता है तब उसको गैस कहा जाता है। लेकिन यदि कोई पदार्थ लेकिन यदि कोई पदार्थ सामान्य ताप पर सामान्य ताप पर किसी और अवस्था में है लेकिन यदि कोई पदार्थ सामान्य ताप पर किसी और अवस्था में है एवं ताप बढ़ाने पर
एवं ताप बढ़ाने पर वह गैसीय अवस्था में आ जाता है। ताप बढ़ाने पर वह गैसीय अवस्था में आ जाता है। यदि कोई पदार्थ हाँ देखो, सामान्य ताप पर वह पदार्थ क्या है, किसी और अवस्था में है, और ताप बढ़ाने पर वह क्या है, गैसीय अवस्था में आ जाता है, तो उसको गैस ना कहकर वाष्प बोलेंगे। तो उसको गैस, तो उसको वाष्प बोला जाता है, ऐसे लिख लो। तो उसको वाष्प बोला जाता है, वाष्प कहा जाता है। ठीक है। जब कोई पदार्थ साधारण ताप पर गैसीय अवस्था में पाया जाता है तो उसे गैस कहा जाता है। लेकिन यदि कोई पदार्थ सामान्य ताप पर किसी और अवस्था में है एवं ताप बढ़ाने पर वह गैसीय अवस्था में आ जाता है तो उसको वाष्प कहा जाता है। तो यहां लिख देते हैं बच्चों, उसको उसको तो उसको वाष्प कहा जाता है। ये बेटा हंस पद चिन्ह बोला जाता है इसको। ये जो चिन्ह मैंने लगाया है इसको बोला जाता है हंस पद चिन्ह। ये हिंदी में, हिंदी ग्रामर में चलता है। ये जहां लग जाता है तो वो मतलब इस वजह से लगाया जाता है कि यहाँ एक और शब्द रखने के लिए जगह कम हो थोड़ी सी, वहां कोई वर्ड नहीं आ पा रहा हो, तो ये चिन्ह लगा करके उसके ऊपर लिख दिया जाता है। ठीक है। तो ये अंतर क्लियर है, गैस और वाष्प में अंतर। गैस जो होती है वो रूम टेम्परेचर पर साधारण ताप पर गैस ही बनी रहती है, किसी और अवस्था में नहीं होती है। लेकिन जब कोई पदार्थ सामान्य ताप पर तो किसी और अवस्था में है, और जब हमने ताप बढ़ा दिया, उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है, तब वो गैसीय अवस्था में आ गया है, तो उसको गैस नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे वाष्प। इतना क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे समझते हैं ना। ओके बेटा, चलिए मिटा देते हैं इसको। अब बेटा एक चीज समझिए आप, ये ठोस हो गया है ना, द्रव, गैस। ठीक है, ठीक है। देखो, जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाए, ठीक है, पहले कोई पदार्थ ठोस है, फिर वो द्रव हो गया, ठीक है, तो इसको बोला जाता है, इस प्रक्रिया को, ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को कहा जाता है गलन। क्या कहा जाता है? गलन। अच्छा, और द्रव से कोई पदार्थ वाष्प गैस में बदल गया, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है वाष्पन। क्या कहा जाता है? वाष्पन। ठीक है। ठोस से कोई पदार्थ द्रव बन गया तो गलन बोलेंगे, द्रव अवस्था से वो गैसीय अवस्था में पहुंच गया तो वाष्पन बोलेंगे। ठीक है। यदि कोई पदार्थ ठोस से डायरेक्ट गैस बन जाए,
ऐसे भी कुछ पदार्थ होते हैं कि पहले वो ठोस थे, लेकिन जब हमने उनको गर्म किया तो वो गर्म करने पर, ऊर्जा बढ़ाने पर, तापमान बढ़ाने पर वो द्रव में नहीं बदले, डायरेक्ट गैस में बदल गए। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको बोलेंगे बेटा ऊर्ध्वपातन। ठोस से डायरेक्ट गैस बदलने के, डायरेक्ट गैस बनने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन, ठीक है। आयोडीन और कपूर वो इस प्रक्रिया को दर्शाते हैं। उनको जब गर्म किया जाएगा तो वो ठोस से डायरेक्ट गैस बन जाएंगे, ठीक है। और यदि गैसीय अवस्था से कोई पदार्थ डायरेक्ट ठोस बन जाए, ठोस अवस्था में आ जाए, द्रव ना बने, तो उसको बोला जाता है प्रति ऊर्ध्वपातन। प्रति ऊर्ध्वपातन, ठीक है बेटा। अब गैस है कोई, ठीक है, तो गैस से कोई पदार्थ जब द्रव में बदलता है तो गैस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? संघनन। क्या कहा जाता है बेटा? संघनन। गैस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? संघनन। क्या कहेंगे? संघनन। और द्रव से कोई पदार्थ ठोस में बदल रहा है, ठीक है, तापमान कम करेंगे तो ठोस में होगा, ठोस में बदलेगा। तो इस प्रक्रिया से, द्रव से ठोस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? हेमायन। हेमायन, ठीक है। दोबारा समझो इसको। ठोस पदार्थ है, हमने थोड़ा सा उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाने पर वो द्रव अवस्था में आ गया, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को, ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? गलन। जब कोई पदार्थ, अब द्रव अवस्था में हमने थोड़ा सा उसको ऊष्मा दी, गर्म किया उसको, और द्रव अवस्था से फिर वो गैसीय अवस्था में आ गया, तो इस अवस्था को क्या बोलेंगे? इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? वाष्पन, ठीक है। कोई पदार्थ ठोस से डायरेक्ट गैस बन गया, वो द्रव नहीं बना, गर्म करने पर डायरेक्ट गैस बन गया, तो इस प्रक्रिया को बोला जाएगा ऊर्ध्वपातन। क्या बोला जाएगा? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन। कपूर और आयोडीन ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया को दिखाते हैं। वो द्रव नहीं बनेंगे, डायरेक्ट गैस बनेंगे ठोस से, ठीक है। और जब कोई पदार्थ गैस से, गैसीय अवस्था में आ गया, फिर हमने टेम्परेचर, थोड़ा सा तापमान कम किया, फिर वो ठोस अवस्था में आ गया, द्रव नहीं बना, तो उसको बोलेंगे प्रति ऊर्ध्वपातन। क्या बोलेंगे? प्रति ऊर्ध्वपातन, ठीक है साहब। अब जैसे गैसीय पदार्थ है कोई, हमने टेम्परेचर थोड़ा सा कम किया, उसका कम तापमान पर उसको ले गए हम, तब वो द्रव बन गया गैस से, पहले गैस था फिर द्रव अवस्था में आ गया। इस प्रक्रिया को बोला जाएगा संघनन। क्या बोला जाएगा बेटा? संघनन। अच्छा, फिर वो द्रव अवस्था में है, हमने और टेम्परेचर डाउन किया, और टेम्परेचर उसका तापमान कम किया, फिर वो आ गया ठोस अवस्था में, तो इस प्रक्रिया को बोलेंगे हेमायन, ठीक है। ठोस से द्रव गलन, द्रव से गैस वाष्पन, ठोस से गैस ऊर्ध्वपातन, गैस से ठोस प्रति ऊर्ध्वपातन, और गैस से द्रव संघनन, और द्रव से ठोस हेमायन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर इसको मिटाते हैं। ओके बच्चों, ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए इसको मिटा देते हैं। चलो आज के लिए इतना ही काफी है, इससे आगे फिर कल करवाएंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे इससे आगे। तो बच्चों आप लोग हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए, और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और जिससे कि आपको ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। ओके बेटा, धन्यवाद।